नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज काफ़ी लंबे समय पश्चात आपके सम्मुख से रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, लोअर पीसीएस और पीसीएस की उत्तराखंड सरकार द्वारा डेट निर्धारित कर दी गई है। अब समय बहुत कम है। जो इसकी जो डेट निर्धारित की गई है वो 12 दिसंबर 2021 को इस परीक्षा का आयोजन होगा। 10 से 12 बजे का ये समय है। इस दिन ये परीक्षा का आयोजन होगा, इसलिए समय बहुत कम है। दोस्तों, जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए आज मैं आपके सम्मुख से प्रागैतिहासिक और आधुनिक और इतिहास के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको इस संबंध में 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा चैप्टर है आपके सम्मुख से वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी और 1500 बीसी से 600 बीसी के मध्य का समय वैदिक काल कहलाया जाता है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पास, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, जब सिंधु घाटी का सभ्यता का जब पतन हुआ, उसके बाद जंगली सभ्यता की लहर आर्यों द्वारा जो सिंधु और गंगा के मैदानों पर अधिकार करने के पश्चात ये प्रारंभ होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ, कहने का मतलब, पतन का मतलब जब उन सभ्यता का समाप्त हो गई थी वो सभ्यता, तो उसके बाद जो अगली सभ्यता ने जो प्रवेश किया था, वो अगली जो सभ्यता की जो लहर आई वो आर्यों द्वारा जो सिंधु घाटी और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अधिकार करने के पश्चात ये यहाँ से प्रारंभ हुए। अगर हम बात करें जो वैदिक काल की, तो इस संस्कृति के निर्माणकर्ता की हम बात करें तो इस संस्कृति के जो निर्माण करता है वो उनको आर्य कहा जाता है। और आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या उत्तम होता है। इतना ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ या उत्तम ये होता है। अब आर्यों का मूल स्थान क्या था, कभी क्वेश्चन आ जाता है, कई दफ़े ये क्वेश्चन निर्मित होता है कि आर्य आए तो कहाँ से आए, क्या भारत में पहले से ही आर्य मौजूद थे? नहीं, ये पहले से मौजूद नहीं थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तब ये मध्य एशिया से ये इधर आए, ठीक है, एशिया की तरफ बढ़ते हुए ये आए। जब ये सिंधु घाटी और गंगा के मैदानों पर इन्होंने अपना अधिकार करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। जो आर्यों का जो मूल स्थान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो प्रोफेसर मैक मूलर हैं उनके अनुसार यदि हम बात करें, आर्य एक भाषा, एक जाति और जाति वाले लोगों का एक क्या था, ये समूह था। आर्य, जिस प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे या गए मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे, तो उसी पैटर्न में या उसी के क्रम में आर्य एक भाषा और एक जाति वाले लोगों का ये क्या था, एक समूचा समूह था जो मध्य एशिया, ठीक है, ये जो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, से ये पशुओं को चराने के लिए चराते हुए और घोड़ों पर सवार होकर ये भारत आए थे। ये हम कहते हैं ना, जो हिंदुत्व की बात जो करते हैं, जो आर्य कहते हैं ना कि भारत में पहले से ही मौजूद थे, वो कथन एकदम सत्य नहीं है। जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से अपने पशुओं को चराते चराते हुए और अपने घोड़ों पर सवार होते होते ये भारत की सीमा पर प्रवेश किया और ये भारत में ये आर्य आ गए। अब बात करते हैं आगे, तो वैदिक काल को यदि हम देखें, जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल 1500 बीसी और 600 बीसी के मध्य की हम बात करें, तो वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी के मध्य का ये समय रहा है, और उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें तो ये 1000 से 600 बीसी के ये मध्य, ये इस कालखंड में इसको विभाजित कर दिया गया है। वैदिक काल को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया। कभी क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल को कितने खंडों में या कितने भागों में विभाजित किया है, तो वैदिक काल को 2
खंड कालों में विभाजित किया गया, 2 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। पहला जो है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी के मध्य का रहा है, और दूसरा जो रहा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी के ये मध्य यह रहा। अब हम यदि बात करें विभाजन का, तो विभाजन का क्या कारण है? विभाजन का यदि हम कारण की बात करें तो 1000 बीसी में जब यूपी के अंतर्जीत खेड़ा से लोहे की ये खोज यहाँ से प्रारंभ हुई, तो ये क्या हो, इसका विभाजन प्रारंभ यहाँ से हो गया था। अब हम बात करें, जो मैंने आपको बोला था वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो आपको प्रावैधिहासिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को इसमें 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, अब ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत किसको लिया गया? ऋग्वेद को लिया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है, ऋग्वेद को इसके अंतर्गत लिया गया है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जब हम कहते हैं जो हमारे वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इसको उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इनको समावेशित रूप में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं हम थोड़ा आर्यों के बारे में। यदि हम चर्चा करें तो आर्यन शब्द जो सांस्कृतिक भाषा का, जो संस्कृत भाषा से इस शब्द को लिया गया है, जो जिसका अर्थ शब्द का होता है आर्य से इसे लिखा गया है। देखिए, आर्यन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा शब्द से आर्य शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है या महान या श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन या अभिभाजन। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है आर्य का, ठीक है। अब हम अगर इस पे आगे हम चर्चा करें तो सामान्यतः आर्यों के कार्यकाल को वैदिक काल के रूप में भी माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैदिक काल को सामान्यतः किस रूप में माना गया है? आर्यों के काल को, देखिए, आर्यों को काल को किस रूप में इसको समावेशित किया गया है, ये किस रूप में इसको जाना गया है? अगर हम सामान्य बोलचाल में यदि हम बात करें तो इसको वैदिक काल के अंतर्गत रूप में इसे जोड़ा गया है, और साथ ही इसको जो हमारे वेद हैं, वेदों का उदय भी इसी कालखंड के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। इसी समय भी इन 4 वेदों का उदय हुआ है। जैसे हमने आपको इससे पूर्व बताया, जो 4 वेद कौन कौन से हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इसके अंतर्गत इनको जोड़ा गया है 4 वेदों का। अब जो लेखक हैं या विद्वान हैं, विभिन्न विद्वानों ने उनकी उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग क्या दी, राय दी। देखिए, जब हम किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, यदि हम किसी चीज़ की खोज होती है, तो उसके अंतर्गत जो विद्वान होते हैं, तो उन विद्वानों का, या हम कहें या जो वैज्ञानिक होते हैं, हर वैज्ञानिक का या खोजकर्ता की या हम विद्वानों की बात करें तो उनका तर्क भी हमेशा अलग अलग होता है। हर बात को अपने अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी जो भाषा को अलग दृष्टिकोण से वो गढ़ते हैं, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इन्होंने क्या कहा, आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से, जो आर्कटिक क्षेत्र जो उत्तरी ध्रुव से हुआ है। देखिए, अब तिलक जी ये कह रहे हैं कि भैया जो आर्यों का जो आगमन हुआ है वो हुआ है आपके अंटार्कटिक क्षेत्र से। अब संभव ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, अलग अलग विद्वानों के अपने अपने वो जो है भाषाएं हैं या उनकी जो तर्क हैं वो दे रहे हैं। तो जैसे हम अंटार्कटिक क्षेत्र की यदि बात करें तो वो तो साल भर बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। उत्तर ध्रुव में हमेशा बर्फ़ का सीजन आता है, तो वहाँ पर क्या जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं? आज की जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं तो वहाँ पर भी हम जीवन की संभावनाओं को खोजने में लगे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से रहा जा सकता है। हम वहाँ पर आज सेंटर बना रहे हैं, शटर बना रहे हैं, जहाँ पर हम फूड और प्रोसेसिंग को हम आयात निर्यात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें को हम जब वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पूर्व जो आर्यों का जो आगमन की बात, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक विरोधाभास है। यदि बात आती है तिलक द्वारा आर्यों को कहाँ से माना गया है, तो उत्तर अंटार्कटिका के क्षेत्र से माना गया है। अब मैक मूलर के अनुसार यदि हम बात करें तो आर्य रूसी मैदानी क्षेत्र, जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र होता है, वो वहाँ से आए थे। ये मैक मूलर का कहना है, जिसके अंतर्गत ये क्या हुए, अपने पशु
को चारागाह चराने के लिए ये आए और ये उन्होंने एशिया की तरफ कूच करा और घोड़ों और हाथियों में सवार होकर ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया। अब गंगानाथ झा के अनुसार यदि हम बात करें तो आर्य ब्रह्मदेव से आए थे। अब ये ब्रह्मसी देश से ये क्या है वे आए थे। अब गंगानाथ झा के द्वारा ये कहा गया है। अब यदि हम बात करें दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। अब देखिए जो अलग अलग विद्वान हैं, तो हम यदि हम बात करें तो इस तथ्य की तो एक बहुत सा कंफ्यूजिंग पैदा कर दिया है। हम किस विद्वान की बात को माने? देखिए हम मैक मुलर की बात को माने या गंगानाथ झा की बात को माने या दयानंद सरस्वती की बात करें या तिलक की बात करें, सबकी अलग अलग धारणा है। हर कोई कह रहा है कि आर्य इधर से आए उधर से आए, मगर किसी को भी सटीकता से पता नहीं है कि आर्य कहाँ से आए। यदि हम बात करें भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, इससे पूर्व भारत में आर्य जो आर्य शब्द है उसकी जो समाज के जो लोग हैं वो इससे पूर्व भारत में निवास नहीं करते थे। ये लोग बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, अब बात करें आर्य भाषा संस्कृत से लिया गया है। हड़प्पा नगरों की तुलना में उन्होंने ग्रामीण जीवन का नेतृत्व किया। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता का जब समय था, जो पीरियड था, उस समय उन्होंने क्या किया था, हड़प्पा की तुलना में उन्होंने ग्रामीण जीवन की नेतृत्व किया। ग्रामीण जीवन को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, किस प्रकार से जिया जाता है, उस चीज़ का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया, उसको मद्देनजर रखते हुए। अब हम बात करते हैं आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, उनका पशु चराना इनका प्रमुख उद्देश्य, पशु चारण इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब ये मैकमूली का जो कथन है वो कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि आर्यों का यदि हम बात करें जो मुख्य व्यवसाय है वो पशु चारण होता है, जिसमें पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में वो भ्रमण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात की सत्यता होती है कि आर्य यहाँ पर पशुओं को लेके या कहीं घोड़ों को लेके ये भारत में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, अब यदि हम बात करें, ठीक है, ये तो हमने आपको बताया। यदि अब हम बात करें वैदिक साहित्य की, यदि हम बात करें तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों का अर्थ क्या होता है उसको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैदिक साहित्य की यदि हम बात करें तो उसका अर्थ, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, स्तुति, औरूपे, देववाणी। ये क्या होता है, वेद का अर्थ होता है। अब वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो जिसका जो अर्थ होता है वो संस्कृत में श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करना होता है या श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करना होता है। वैदिक साहित्य में 4 प्रमुख वेद होते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। देखिए अब इन वेदों में जो सबसे पुराना वेद होता है वो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना गया है, और सबसे जो नवीनतम जो आधुनिक वेदों की श्रेणी में आता है, जो सबसे अथर्ववेद क्या है, ये नवीनतम वेद है। अब हम बात करते हैं वेदों के संकलनकर्ता, ये वेदों को किसने संकलित किया, किसके द्वारा ये उत्पत्ति की गई इनका, ये वेद व्यास जी द्वारा वेदों का निर्माण किया गया या कहें उनको उन्होंने ये संकलन करता उनको संजोया। अब हम यदि हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की तरफ हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इसका जो समय रहा 1500 से 1000 BC के जो मध्य का जो समय रहा, इसमें यदि हम राजनीति की बात करें, पॉलिटिकल लाइफ की यदि हम बात करें, विजय राहुल यादव द्वारा इसमें क्या कहा गया है इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको अब बात कर रहे हैं हम ऋग्वैदिक काल की।
तो जो इसका जो समय रहा है, इसका जो पीरियड रहा है वो रहा है आपका 1500 से 1000 बीसी के मध्य रहा है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से देखा जाता है, इसका भौगोलिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये सप्त सिंधु प्रदेश से इसका प्रारंभ होता है। जन सबसे बड़ी राजनीति इकाई के रूप में ये सम्मुख से आई और जन पर राजन शासन करता था। जनता पर इस समय ऋग्वैदिक काल में जनता पर क्या करता था, राजा इसमें क्या करता था, अपना प्रबुद्धता का प्रदर्शन करता था, उसमें वो शासन करता था। और राजन का चयन सभा और समिति द्वारा संस्थाएं करती थी और सभा श्रेष्ठ जनों का की थी क्या संख्या में थी। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती थी। अब यदि हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद को सिंपल सी रूप में हम यदि देखें तो दुनिया का सबसे पुराना वेद इसको माना गया है ऋग्वेद को। ऋग्वेद में स्तुति भजन का संग्रह इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसको 10 मंडल और 100 स्तुत में क्या किया गया, 1028 स्तुत हैं इसके। और यदि हम बात करें 2 से 7 इसके अंतर्गत मंडल देखने को मिलते हैं। और प्राचीन मंडल की यदि हम बात करें, इसके जो वंश मंडल और परिवार मंडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो प्राचीन मंडल है इसको वंश मंडल या इसको परिवार मंडल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब बात करते हैं 8 से 9वां जो मंडल है वो मिश्रण मंडल, मिक्स ये मंडल होता है, मिश्रित मंडल इसे कहा जाता है। जो तीसरा मंडल की यदि हम बात करें, इसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा रचना का विश्वामित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए यहाँ पर ये इन चीज़ों को ये दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें गायत्री मंत्र स्तुति देवी देवता और सूर्य को ये क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। सावित्री देवता और सूर्य को इसको क्या गया, गायत्री मंत्र को क्या गया, समर्पित किया। अब गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, कभी क्वेश्चन आ जाता है जिस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहे हैं। गायत्री मंत्र किसको समर्पित किया गया, गायत्री मंत्र सूर्य को हमेशा समर्पित किया गया है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, देखिए गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, वो सूर्य को भी है और सौवित देवता को भी ये समर्पित है। ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई ऑप्शन इस प्रकार से आता है तो इस प्रकार का मैंने आपको इस जो एग्जाम पॉइंट के दृष्टिकोण से इसे हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं हम इसमें, हमें वर्ण व्यवस्था का पहला लिखित प्रमाण पुरुष सूत्र से प्राप्त होता है, जिसमें जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया। 10 मंडल इसमें होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसे 4 मंडल हैं। जिसके अंतर्गत यदि हम बात करें क्षत्रिय, जब देवताओं ने किसी विराट पुरुष की बलि दी, ठीक है, तब उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। ये कहते हैं, ऐसा मानना है कि ब्राह्मण जब किसी देवता ने विराट पुरुष की जब बलि दी तो उसके मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। भुजाओं से कहते हैं कि क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई और कटी भाग से वैश्यों का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्रों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अब ये था तो आपका जो ऋग्वेद। अब यदि हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में संकलित है वो यजुर्वेद है। और यजुर्वेद में की 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा यदि हम कृष्ण वेद की यदि हम बात करें, जिसमें 33 संहिताएं इसके अंतर्गत है। शुल्क वेद हैं जिसमें वज्र सहिनी संहिता इसके अंतर्गत लागू है। अब हम बात करते हैं कर्मकांड जो का वेद जो कहा जाता है वो यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें सामवेद की यदि बात करें, सामवेद का जो अर्थ होता है साम और राग को इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई इसी से सामवेद से ही माना जाता है। सामवेद में पुरोहित जैसे उगमाता या उगम इसके अंतर्गत होता है ठीक है, अब बात करते हैं अर्थवेद की यदि हम बात करें,
इसके अंतर्गत अर्थवेद के अंतर्गत जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, वशीकरण का उल्लेख इस वेद के अंतर्गत मिलता है। और पुरोहित जो होता है ब्रह्मा होता है। और वेदों के अलावा ब्रह्मा, उपनिषद, अप्सराएं, उपनिषद भी इसके अंतर्गत होते हैं। यदि हम कर्म देखें, अगर हम इसका कर्म को देखें तो जो कर्म होते हैं तो वेद और ब्रह्म और अप्सराएं और उपनिषद वेदांत के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब बात कर रहे हैं ब्राह्मण की, तो ब्राह्मणों में सूत्रों की व्याख्या इसमें मिलती है। वैदिक भजन, अनुष्ठान और दर्शन के बारे में विस्तार पूर्व इसमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अर्पण क्या होता है, जंगल में बैठकर ऋषि मुनियों द्वारा किए हुए ग्रंथों को लिखे गए हैं। अर्पण ये ग्रंथ कहे जाते हैं। इनकी संख्या, यदि हम संख्या की बात करें तो इसके अंदर 7 संख्याएं होती हैं। पुराणों की जो संख्या होती है 18 होती है। वेदांत की जो संख्या होती है 6 होती है। अब हम इसके विषय की यदि बात करो, रहस्यवाद, संस्कार के साथ इसमें क्या अनुष्ठानों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम कल आगे का जो देखेंगे उपनिषदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।